गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे म्यांमार से। म्यांमार में लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध में विद्रोही लड़ाकों को बड़ी कामयाबी मिली है और जुंटा शासन की सेना की जबरदस्त हार हुई है। अराकान आर्मी ने सेना के बेहद मजबूत ठिकाने BGP-5 बैरक पर कब्जा कर लिया है। यह बैरक रखाइन राज्य में बांग्लादेश की सीमा के पास है। ऐसे में देश के बॉर्डर का अहम इलाका जुंटा शासकों के हाथ से निकल गया है। अब अराकान आर्मी का बांग्लादेश से लगी म्यांमार की पूरी सीमा पर नियंत्रण हो गया है। यह 2021 के तख्तापलट के बाद सेना की बड़ी हार है। इससे म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अराकान आर्मी अब पूरे रखाइन राज्य को कंट्रोल कर रही है। सिर्फ राजधानी सितवे पर ही सेना का कब्जा बचा है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में 2021 में सेना के सत्ता हथियाने के बाद से ही अराकान आर्मी लड़ रही है और कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। इस कड़ी में BGP-5 बेस पर कब्जा अराकान आर्मी की सबसे बड़ी जीत है। इससे सेना की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है और विद्रोही गुट का प्रभाव बढ़ गया है। BGP-5 बेस म्यांमार सेना के लिए रखाइन राज्य में आखिरी गढ़ था। AA ने इस बेस पर कई महीनों से घेराबंदी कर रखी थी और भीषण हमले के बाद आखिरकार कब्जा कर लिया। रोहिंग्या बहुल इलाके में बना यह बेस लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है। म्यांमार की जुंटा सेना ने BGP-5 बेस को सेना ने बहुत मजबूत बनाया था। बेस के चारों ओर गहरी खाई खोद गई थी और कीलें लगाई गई थी। इसमें कई बंकर और 1000 से ज़्यादा बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी। लंबी लड़ाई के बावजूद सेना इस बेस को सुरक्षित नहीं रख सकी। जुंटा सेना लगातार AA के सामने हार रही है। उसने एक के बाद एक कई शहर खो दिए हैं, लेकिन BGP-5 बेस का हाथ से निकल जाना सबसे बड़ा झटका है। पहली बार सेना का पूरी सीमा से नियंत्रण खत्म हुआ है। बांग्लादेश से लगी 270 किलोमीटर लंबी सीमा अब पूरी तरह AA के कब्जे में है। रखाइन की राजधानी सितवे ही अब सेना के कब्जे में है, लेकिन वह भी देश के बाकी हिस्सों से कट चुकी है। इस पर भी AA का कब्जा हो सकता है। ऐसे में AA म्यांमार में किसी राज्य पर पूरा कब्जा करने वाला विद्रोही समूह बन सकता है। जुंटा सेना के नेता जनरल मिन आंग हाइंग के लिए यह बहुत बड़ी हार है। बात करते हैं ईरान की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित हैं और इसे रोकने के लिए उनकी टीम तेहरान पर हमला करने पर विचार कर रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनके पद संभालने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प चुना जा सकता है। ईरान के अलावा सीरिया में भी असद शासन के पतन के बाद अमेरिकी सेना की भूमिका पर ट्रंप नए सिरे से विचार कर रहे हैं। WHA की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की टीम ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से प्रभावित परमाणु का आंकलन कर रही है। टीम के अधिकारियों ने बताया कि ईरानी खेमे का कमज़ोर होना और समृद्ध यूरेनियम में तेज़ी से वृद्धि चिंता का विषय है। ऐसे में सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। टीम इस बात पर भी विचार कर रही है कि असद शासन के पतन के बाद अमेरिकी सेनाओं की सीरिया में क्या भूमिका होगी। ईरान के परमाणु हथियार बनाने से डरे हैं ट्रंप। रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बताया कि उन्हें चिंता है कि उनके कार्यकाल में ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ऐसे में उनकी टीम इसे रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन ट्रंप अमेरिकी सेनाओं की भागीदारी वाली कोई लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने टीम से विकल्पों की तलाश को कहा है। दो सूत्रों ने WHO को बताया कि ईरान तेजी से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है और इससे अमेरिका और इसराइल जैसे उसके सहयोगी चिंतित है। ट्रंप को लगता है कि जिस तरह से ईरान में संवर्धित यूरेनियम की मात्रा बढ़ रही है, वो गंभीर चिंता का विषय है। ट्रंप प्रशासन मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है। ट्रंप की टीम इस दिशा में कूटनीतिक समाधान की तलाश में भी है। आइए बात करते हैं पाकिस्तान और चीन की। पाकिस्तान की सेना ने अपने आयरन ब्रदर चीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने चीन से कहा कि अगर उसे ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा चाहिए तो जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता उसे मुहैया करानी होगी। पाकिस्तान की इस खतरनाक मांग पर चीन भड़क गया है और इस बंदरगाह को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत रुक गई है। पाकिस्तानी सेना को अगर यह क्षमता मिलती तो इससे उसकी एटमी ताकत कई गुना बढ़ जाती और इससे भारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। चीन की सेना ग्वादर को नेवल बेस बना रही है और इसके लिए CPC के नाम पर उसने अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। वहीं अब चीन की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान सेना उसे ब्लैकमेल करने लगी है। पाकिस्तान के मामलों पर करीबी नज़र रखने वाली वेबसाइट ड्रॉप साइट न्यूज़ ने पाकिस्तानी सेना की इस चाल का खुलासा किया है। चीन के साथ पाकिस्तानी सेना की यह बातचीत ऐसे समय पर रुकी है जब पाकिस्तान में भारत का तनाव चल रहा है। वहीं तालिबान के साथ भी सीमा पर गोलाबारी चलती रहती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाही के दौर से गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना एटमी मंसूबे पर कायम है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया और अब उसे ही पाकिस्तानी सेना ब्लैकमेल करने लगी है।
भारत की बराबरी करना चाहती है पाकिस्तानी सेना। इससे चीन और पाकिस्तानी सेना के बीच रिश्ते रसातल में चले गए हैं। पाकिस्तान यह भी नहीं चाहता कि चीन ग्वादर में अपना मिलिट्री बेस बनाए। इससे पहले इस साल दोनों के बीच ग्वादर में सैन्य बेस बनाने को लेकर बातचीत हुई थी। पाकिस्तानी सेना के खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन को आश्वासन दिया था कि ग्वादर को चीन के सैन्य अड्डे के रूप में विकसित करने दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने अब कहा कि रणनीतिक रूप से अहम ग्वादर पोर्ट को चीन को देने से पश्चिमी देश भड़क सकते हैं और ऐसे में उसके बदले में चीन को आर्थिक मदद और न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देना होगा। साथ ही भारत से बराबरी के लिए सैन्य तकनीक देना होगा। चीन पाकिस्तान की खतरनाक नई मांग पर भड़क उठा है। दरअसल जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत बहुत ही प्रभावी सैन्य प्रतिरोधक क्षमता है, जो परमाणु हमला होने की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए जरूरी है। ये क्षमता इसलिए फायदेमंद होती है कि युद्ध के दौरान कोई भी दुश्मन देश पहले परमाणु हमला करके उसे जीतने की कोशिश करने से डरते हैं। दुश्मन देश को यह डर होता है कि जवाबी परमाणु हमला झेलना पड़ सकता है। ये जवाबी परमाणु हमला परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन या साइलो के अंदर मौजूद मिसाइलों से किया जाता है। इन दोनों को आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। दरअसल पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत पहले परमाणु हमला करके उसके परमाणु बमों के ठिकाने को नष्ट कर सकता है। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना डरी हुई है, चाहती है कि चीन उसे जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत हासिल करने में मदद करे। पाकिस्तान के पास अभी 170 परमाणु बम हैं। चीन और भारत दोनों के पास जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की इस नाजायज़ मांग को खारिज कर दिया है। इससे दोनों के बीच बातचीत ठप हो गई है। इससे दोनों के बीच रिश्ते और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान अब चीन बनाम अमेरिका में फंस गई है। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान ग्वादर को नेवल बेस के लिए चीन को दे। ट्रंप की वापसी से पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात करें साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा 2 द राइज के प्रीमियर के दौरान हुई एक भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में 13 दिसंबर 2024 को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। स्थानीय अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हालांकि इसके कुछ ही घंटों बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा यह कहने से कि वह एक अभिनेता हैं, उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस धरती पर एक नागरिक के रूप में उनके पास भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, और साथ ही यह भी कहा कि उसे मृतक के परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति है। अल्लू अर्जुन के वकील ने किया शाहरुख खान का जिक्र। हाई कोर्ट में अल्लू अर्जुन के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस के निर्देशों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि एक अभिनेता के आगमन से किसी की मौत हो सकती है। वकील ने कहा कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान स्क्रीनिंग आयोजित करना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे अभिनेता अक्सर अपनी फिल्म के रिलीज से पहले करते हैं। सुनवाई के दौरान अल्लू अर्जुन के वकील ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब शाहरुख खान की फिल्म रईस रिलीज हुई थी, तब भी भगदड़ के कारण कई मौत हुई थी, लेकिन तब अदालत ने माना था कि ऐसे आरोप तभी सही माने जा सकते हैं जब मौत सीधे तौर पर अभिनेता के किसी लापरवाह कृत्य से जुड़ी हो। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ आरोपों को लेकर विवाद बढ़ गया था, खासकर जब मृतक महिला के पति भास्कर ने बयान दिया कि इस भगदड़ में अल्लू अर्जुन का कोई दोस्त नहीं है और वह इस केस को वापस लेने के लिए तैयार है। इस बयान के बाद अभिनेता के समर्थक और कई उद्योग विशेषज्ञ इस मामले में अभिनेता को दोषी ठहराने के खिलाफ खड़े हो गए थे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अल्लू अर्जुन को राहत मिली और उनकी गिरफ्तारी के बाद की स्थिति में कुछ बदलाव हुआ। अदालत ने उनके खिलाफ आरोपों की जांच जारी रखने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें जमानत देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले की पूरी जांच के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले के बाद अल्लू अर्जुन के परिवार और समर्थकों ने राहत की सांस ली। फिल्म इंडस्ट्री में भी इस फैसले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही है। आइए बात करें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को 80 पुराने मंदिर को तोड़ने के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 80 साल पुराने मंदिर को तोड़ने का बीजेपी सरकार का नोटिस है, अब कहाँ है आपका हिंदुत्व। उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध रोक दिया तो उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भी रोकना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि इस संबंध में मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है, इसके लिए हमारे सांसदों ने उनसे मिलने का समय मांगा, लेकिन वह नहीं मिला। ठाकरे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करने की उद्धव ठाकरे की औकात नहीं है। बावनकुले ने लिखा है कि कांग्रेस की गोद में बैठकर उद्धव ठाकरे आज हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं। आपके उद्धव ठाकरे 2.5 साल के शासन के दौरान लोगों ने देखा कि आपका हिंदुओं के प्रति प्रेम कितना खराब था। बावनकुले ने आगे लिखा कि महाराष्ट्र ने
पालघर में साधुओं का नरसंहार और आपका हिंदू विरोधी रुख देखा है। बावनकुले ने लिखा कि बीजेपी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ खड़ी है। इसी के लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। उस समय आप कांग्रेस से डरते थे और राज्यसभा में अलग ही रुख अपनाते थे। क्या बोले थे उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के ऊपर टिप्पणी की थी। ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना के हमारे सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसलिए मैंने सांसदों से कहा कि प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखे। उद्धव ठाकरे ने लिखा कि वो बहुत व्यस्त है, खूब घूमना फिरना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनका बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर ध्यान नहीं किया होगा। इसके बाद ठाकरे ने पूछा था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर 80 साल पुराना हनुमान मंदिर है। ये रेलवे कूलियों द्वारा बनाया गया एक हनुमान मंदिर है। रेलवे ने इसे तोड़ने का नोटिस भेजा है। तो आपका हिंदुत्व कहाँ है? उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व पर बीजेपी को घेरते हुए उद्धव कहा कि आखिर आपके हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? क्या आपका हिंदुत्व सिर्फ चुनाव के लिए है? क्या हिंदुत्व केवल हिंदू की राय के लिए है? आपको हिंदू वोट चाहिए, आप इसके लिए उन्हें डरा रहे हैं। आप बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हमारी क्या स्थिति है, सरकार को ये बात संसद में बतानी चाहिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.